अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रॉपर्टी कचहरी के आज के सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं साकिब मिन्हाज लल्ला साहब। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टी कचहरी की वीडियोज़ हैं उनके ऊपर तज्जिया करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपको हम वेलकम करते हैं। शक्ल से तो ऐसे लगता है होस्ट साहब हफ्ते से सोए नहीं है और रात को आवारा गर्दियाँ करता है, कुत्तों के साथ खेलता है ये। यार क्या तो तुम लोग सही रहे हो, एक हफ़्ते से मैं नहीं सोया और वो रात को एक हफ़्ते बैठ भी तो तुम्हारे साथ ही रहूँ मैं। कुछ तो होगा, जाहिर सी बात है, आंखों पे असर। अच्छा दिल साहब, सारे स्टूडियो दी लाइटां होस्ट साहब तला छोड़ी गए, फिर भी नूर नहीं आया ना चेक करना। ओही काले दे काले आ रहे हैं। सस्ते फिल्मों के शाहरुख खान सारी लाइटें तेरे पे लगा दी। बिजली पता है कितनी महंगी है, चिट्टा तो फिर भी तू नहीं होया। आज का सर सेगमेंट हमारा थोड़ा सा प्रॉपर्टी कचहरी का डिफरेंट है। आज हमारे जितने पहले प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट्स हैं ना, आज हम उन पर तज्जिया करेंगे। तो हम लोगों ने पहले वीडियो बनाई थी आज़ाद चाय वाला के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आज इसको भी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर दें अपने क्लाइंट्स को कि हम लोग जस्ट ये एक अपने क्लाइंट्स को एक मोटिवेशन देने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। हमारा कोई पर्सनल इनसे मसला मसाइल नहीं होते। तो आज हम इस चीज़ को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मजाक बना रहे हैं। तो आप भी थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दें हमारे व्यूअर्स को या देखने वालों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, वामी असल में प्रॉपर्टी कचहरी शुरू करने का हमारा मकसद ये था कि आज तक कल जो लोग जो ज़्यादातर इंटरटेनमेंट देखते हैं, सीरियस टॉपिक पे अगर हम वीडियो बनाते हैं प्रॉपर्टी कचहरी की तो उसको कोई देखना पसंद नहीं करता। तो इसलिए हमने एक फैमिली कॉमेडी शो शुरू किया प्रॉपर्टी कचहरी। अच्छा, जो जिसको फैमिली के साथ बैठ के भी देखा जा सकता है, उसमें इंटरटेनमेंट भी डाला, तंज़ो मज़ाह भी डाला ताकि लोग इसको देखें। और मेन 3-4 पॉइंट हर कचहरी में हम मेन जो अपने प्रॉपर्टी की होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें फिर तंज़ो मज़ाह के लिए हम कभी शाहिद अनवर को भी हमने इन्वॉल्व किया, आज़ाद चाय वाला को भी इन्वॉल्व किया। अच्छा, आज़ाद चाय वाला से देखें, एक तो जो हमें गलत बात लगी है, जितना भी हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर है कि आप जो कर रहे हैं आप उसी पे तवज्जो दें। दूसरे बिज़नेस में आपको घुसने की क्या ज़रूरत है कि मैं ठीक हूँ जी बाकी सब गलत हैं, प्रॉपर्टी वाले तो स्पेशल गलत हैं। अब मैं आपसे ये पूछूँ आज़ाद चाय वाला साहब, 131 तरीके आप बताते हैं कारोबार के एक वीडियो में, 232 दूसरे वीडियो में, 435 यूट्यूब चैनल की नीचे बता रहे होते हैं इन पे बनाएं। बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो करे क्या। और रियल स्टेट को आप कहते हैं ये जी इसमें पैसा फंस जाता है। आपका कहीं पैसा फंस गया तो वो आपकी गलती है, समझदारी से आपने इन्वेस्ट नहीं किया। या मैं आपको खुला चैलेंज करता हूँ, आप 1 करोड़ रुपया अपने जो छोटी सी इंडस्ट्री आपकी होती है, वाइपर बनाना या चूज़े अंडे, उनमें लगाएं। 1 करोड़ मुझे दें, मैं आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाता हूँ। 1 साल के बाद प्रॉफिट जो है मार्जिन देख लेंगे कहाँ से ऊपर गया है, प्रॉपर्टी से ऊपर गया है या आपकी उस छोटी सी सनत से ऊपर गया है। अच्छा, उसमें सारा मुद्दा इनका होता है अपने कोर्सेज बेचने का, व्यूवरशिप। एक्चुअल में तो इंडस्ट्री आज़ाद साहब की कोई है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट ये खुद प्रॉपर्टी में कर रहे हैं और दुबई में जाके कर रहे हैं। अच्छा, मैं दुबई का जिक्र अगर छेड़ूँ, 2 साल पीछे जाके, उससे 10 साल पीछे हम जाएं तो 10 साल प्रॉपर्टी मार्केट डाउन रही है दुबई की। तारीख उठा के देखें, 10 साल प्रॉपर्टी मार्केट डाउन चली है। पिछले 2 साल से एकदम से प्रॉपर्टी मार्केट दुबई की उठ गई है। अच्छा, वहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने ख़रीदी हुई हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा जो है ना, मैंने तनकीद का निशाना बनाया था आज़ाद चाय वाले को। एक ख़ास प्रोग्राम पूरा प्रॉपर्टी कचहरी ही इनके नाम किया था और काफ़ी जगह पे पॉइंट आउट किया था इनको मैंने। तो असल में सर आज़ाद चाय वाले का कहना है कि प्रॉपर्टी फील्ड जो है ये सनतें तबाह कर रही है। तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? मेरा मौक़िफ़ इस बारे में ये है कि ये जो छोटी छोटी सनतें हैं ना, ये बस छोटी छोटी ही हैं। अच्छा, इसमें वो तो फाइबर बनाना तो सिखा रहे हैं, बेचना भी सिखाओ ना। सेल्स में भी मार्केटिंग। आज़ाद चाय वाला से बंदा ये कहे कि किसी कंपनी में चले जाओ और उनका मार्केटिंग बजट सालाना देखो, उस बजट को देख लो और फिर पता चले कि प्रोडक्ट बेचना कितना मुश्किल है। अब ये 15,000 में या 25,000 में एक वाइपर की फैक्ट्री ही लगवा रहे हैं। चलो उससे 5-10 वाइपर बना भी लिए, बेचें कहाँ पे? मार्केट में जाओ, मार्केट में रेट वो लगता है जैसे कचरे से बंदा प्रोडक्ट उठा के लाया है। क्योंकि एक चीज़ बल्क क्वांटिटी में तैयार हो रही है, उस पर लागत कम आ रही है। एक वाइपर अगर एक फैक्ट्री के अंदर एक दिन में 10,000 वाइपर तैयार हो रहे हैं, उस पर लागत बहुत कम आती है क्योंकि उसका जो मटेरियल होता है वो बल्क क्वांटिटी में आ रहा होता है। इसी तरह जो वाइपर 15 वाइपर ये 25,000 में फैक्ट्री लगा रहे हैं,
वो वाइपर पे लागत ज़्यादा आती है। जब मार्केट में उसको जाके बेचा जाएगा तो दूसरे वाइपर से ये वाइपर कहाँ मुकाबला कर सकता है। अगर दूसरा वाइपर मार्केट में 300 का है, अब दुकानदार तो कहेगा हमें 200 में बेचो और 250 लागत आई हुई होगी, महंगा पड़ता है क्योंकि सामान थोड़ा लिया, बल्क क्वांटिटी में नहीं लिया, तो वहाँ पे बंदा टोटली फेल हो जाता है। लेकिन आज़ाद चाय वाला को व्यूवर्स मिल गए, अगला साथ ही उन्होंने एक दाना डाल दिया कि अगला मेरा कोर्स भी ख़रीद लेना, उनकी कोर्स भी बिक गए। साथ बता रहे हैं जी मैं बताऊंगा 100% मुनाफा सालाना कैसे लिया जा सकता है रियल स्टेट में। रियल स्टेट का आर का भी आज़ाद साहब आपको नहीं पता। आप अपना प्लाट बर्बाद कर चुके हैं, जहाँ पे पैसा फंसाया था आपने, चीख चीख के लोगों को बता रहे हैं कि मैंने रियल स्टेट में पैसा फंसा दिया था, फंस गया था। अब आप 100% मुनाफा कैसे बताएंगे? कितना तजर्बा आपका रियल स्टेट में? तो कख तजर्बा नहीं है, सिर्फ वहाँ से भी व्यूवर्स और एक नया कोर्स इन्होंने बना के बेचना है। अब इस पे लोगों के पास अक्ल है, खुद देख लें। एक वीडियो में 536 तरीके, दूसरी वीडियो में 1032 तरीके बताते जा रहे हैं, बंदा कन्फ्यूज़ है कि वो करे क्या। तो ये हर बंदे के पास अक्ल है, वो खुद सोच सकता है तनकीद बनती है या नहीं बनती। अच्छा, दूसरा जहाँ तक सनतों की बात है, सनत लगाना कोई खाला जी का घर नहीं है। उसके लिए ठीक ठाक आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, 10 इदारों से आपको अप्रूवल चाहिए होते हैं, करोड़ों के हिसाब से आपको रिश्वतें देनी पड़ती हैं। रनिंग कारोबार में आपको 15 इदारे आपके पीछे लगे होते हैं जिनको माहाना बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपको भत्ता देना पड़ता है। इसके अलावा बिजली के मसाइल पाकिस्तान के अंदर, गैस के मसाइल, सनतें तो वैसे ही चलना मुश्किल है। आसान कारोबार है, 5 करोड़ अगर आप सनद लगाते हैं, कितना उसमें डिस्टर्ब हो रहे हैं। 5 करोड़ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके देख लें और साल बाद देख लें कि प्रॉपर्टी वाला कहाँ पहुँचा हुआ है और आपका सनद वाला कहाँ पहुँचा हुआ है। अच्छा सर, 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मेरे पास भी थी। मैंने एक दिन आज़ाद चाय वाले की वीडियो देख ली। मैं पहले तो वाइपर बेचना शुरू हुआ हूँ, 50 लाख का मैंने उसकी फैक्ट्री लगाई है। और उसके बाद अगले दिन के मैंने 2400 तरीके और देखे हैं। तो सारे इस तरह 10-1200 फैक्ट्री मेरी भी लग चुकी हैं। काम उन 10-1200 फैक्ट्री में कोई नहीं कर रहा, फिर लगी हुई हैं। 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में डुबा चुका हूँ। जी सर, मैं भी मिलियनेयर बन चुका हूँ उसकी वीडियो देख के। सर मैंने भी ना अस्तबल बनाया था मुर्गियों का, उसको देख के ना बहुत सारी मुर्गियाँ मैंने उसमें लाई। चूज़े लेके आया, पहले चूज़े बड़े हुए, मुर्गियाँ बनी, उन्होंने अंडे दिए। अब वो अंडे कोई ख़रीद ही नहीं रहा, अब मैं उसको बेचूंगा, ये तो मुझे बताया नहीं उसने। हाँ तो जी साहब, वो तो मुझे भी आपका कारोबार याद है। अब आप कोई मुर्गियाँ किराए पे दे रहे हैं लोगों को, तो वो मुझे भी आपका याद है कारोबार। हाँ बिल्कुल शहबाज, 1 घंटे का 50 रुपया ले रहा हूँ मैं। अगर 1 घंटे में अंडा ही ना दे फिर? ओ भाई, रिस्क लेना पड़ता है, मिलियनेयर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। आज़ाद चाय वाले ने सिखाया। अगर 1 घंटे में मुर्गी अंडा ना दे तो फिर उसके गले में रस्सी डाल के मोहल्ले पे घुमाते रहो। यही तो बात है ना, सिर्फ प्रोडक्शन सिखाई जा रही है कि एक वाइपर भले 1000 रुपये में बन रहा है तो 1000 रुपये में वो बनाओ। मार्केट में 300 का मिल रहा है, हम 1000 का बना रहे हैं, कहाँ बिकेगा? सेल्स कहाँ है? सेल्स क्या सेल्स सिखा रहा है आज़ाद चाय वाला? या तो कहे कि वाइपर्स बनाओ, इतने में मैं आपसे ख़रीदूँगा, और सेल्स का आगे कोई उसके पास बंदोबस्त हो। प्रोडक्शन से सब कुछ नहीं होता, असल में सेल्स इज़ अ बिजनेस ऑफ रिजेक्शन। जितनी रिजेक्शन सेल्स के अंदर है, किसी चीज़ में नहीं है। सेल्स तो वो दिखा ही नहीं रहा, बस मलिनो आप चले जाओ मार्केट, चले जाओ वहाँ से कपड़ा खरीदो, कपड़े पे कढ़ाई करो। और भाई कढ़ाई करके क्या करें, बेचें कहाँ पे? ये बात समझो कि बेचें कहाँ पे, कोई सेल्स समझाओ। सेल्स के लिए मार्केटिंग है, उसके लिए अलग एक बजट चाहिए होता है। 25,000 में ना तो फैक्ट्री बनती है वाइपर की, ना 25,000 में मार्केटिंग का बजट है। सोशल मीडिया का बजट 25,000 से ऊपर चला जाता है मार्केटिंग हम करें तो। अच्छा, उसके बाद सेल्स कैसे होगी? सेल्स के लिए एक पूरा सेल्स स्टाफ रखना पड़ता है। सेल्स का मैनेजर होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी तनख्वाहें आप देंगे। 25,000 में आप फैक्ट्री लगवा रहे हैं। कास्ट जो है वो 300 मार्केट में वो बिक रहा है, कास्ट पड़ रही है क्योंकि ये बल्क में तो ले नहीं रहे सामान। कास्ट 1000 रुपया वाइपर की पड़ रही है, 1000 में उनसे कौन ख़रीदेगा? ये आप चूरन भेजना बंद करें आज़ाद चाय वाला साहब। और सब अच्छा, फिर एक नई चीज़ मैं आपको बताऊं, आज़ाद चाय वाला साहब कहते हैं जी मैंने 1.5 लाख वाली गाड़ी रखी हुई है, मैं 1.5 लाख वाली गाड़ी में घूमता हूँ। एक वीडियो मैं इनकी देख रहा था, कफन ख़रीदने गए हुए हैं अपना मार्केट में, और गाड़ी कौन सी है वो? अभी शहबाज, कौन सी गाड़ी थी वो? सर लेक्सस गाड़ी है उसके पास, वैसे है तो 1.5 लाख की, साथ में आप 2 जीरो और लगा दें, वो भूल गया लगाना शायद। हाँ शहबाज, वो भी उसने वाइपर बेच के खरीदी है।
यही तो बात है ना, आज़ाद चाय वाले की अपनी कौन सी एक सनत काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ व्यूवरशिप, ऑनलाइन कोर्सेज, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। और एक्चुअल जो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी बिज़नेस होता है रियल स्टेट, जो टॉप क्लास का बिज़नेस है, उस पर आके फिंगरिंग कर रहा है, तनकीद कर रहा है। मतलब प्रॉपर्टी का बिज़नेस जो है ये बुज़दिलों का काम ही नहीं है। ये कोई 25,000 वाला वाइपर नहीं है, करोड़ों का एक दिल गुर्दा रखना पड़ता है प्रॉपर्टी का काम करने के लिए, और उसको वो फ्लॉप बिजनेस कह रहा है। जी जी सर, ये जो आपने कपड़े वाली बात की है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो मेरी 1200 फैक्ट्रियाँ हैं, एक उसने वो भी मुझसे लगवाई थी कपड़ों वाली। मैंने मोहल्ले दी 4-5 आंटियाँ इकट्ठियाँ की थी, कपड़ा सीढ़ना तो उन्होंने ला देता है। इतना कपड़ा कढ़िया, इतना कपड़ा कढ़िया, हूँ विक ही नहीं रहा गए। मैं हूँ बाबे नूं उत्थे वेचिया 400 का कपड़ा बनया, तो मैं अगर बाबे नूं 50 रुपए का वेचिया, लॉस विच भी गया, तो बाबे ने मैं अगले दिन उस खोती दा पाया और कपड़ा ही मेरा सारा जाया। उन्होंने आटियां मैंने उन्होंने तनख्वाह नहीं दी थी, उस कपड़े ना वलेट का मैंने वो कुटिया है, वो हाले तो कपड़े ढेर लगे पे मेरे घर। जी जी सर, शहबाज ने कपड़े की फैक्ट्री लगाने के बाद जब वो बिक नहीं रहे थे ना कपड़े, तब इसने आज़ाद चाय वाले से दोबारा रब्ता किया। भाई अब मेरा कपड़ा तो बिक ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं। उसने बोला भाई एक काम करो, मेरा अच्छा मशहूर है, जैसे वो बोलते हैं मिलियनेयर हो आप, मेरा अच्छा मशहूर है, आप एक काम करो इसका कफन बनाओ, कफन बना के बेचना शुरू हुआ। उसने बोला हैं कफन बना के बेचूं, कफन कैसे बना सकता हूँ मैं, इसके तो कढ़ाई हुई है। वो बोलते हैं इसको उल्टा कर दो। बिल्कुल सर, फिर मैं तो की दसा साढ़े मोहल्ले च एक ताया अबू है, उन्होंने इंतकाल हो गया, उन्होंने तो मैं वो जबरदस्ती पवा देता अंदरों, वो उल्टा पार के ना फुल वाली साइड अंदर करके तो बाहर करा देता। ताया अबू अंदरों आवाज मार दे बच्चे आप फुल अंदर गलत बने हुए। हर उस तो मैं रिएक्शन नहीं दिता, मैं लोगों ने क्या चुप कोई नहीं इंज आवाज आ रही है। ताया अबू 5-6 गलती और भी ना पियन अंदरों, 7वीं गलती तो आप निकल कदरों मन वो छितर पैरन मैं तो ना दस सकता। आज़ाद चाय वाले की सारी गलती है। अच्छा सर, अभी ये बात चली रही है तो आज़ाद चाय वाला वैसे तो ये बड़ा पढ़ाई के ख़िलाफ़ थे, पढ़ाई नहीं करो ये नहीं करो, लेकिन सुनने में आ रहा है इन्होंने कोई अपनी यूनिवर्सिटी लॉन्च कर दी है, आई थिंक सो, मुफ्त उसका कोई नाम है, माई यूनिवर्सिटी ऑफ फ्री तालीम, इस तरह कर कोई यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। और इसके बारे में कोई नॉलेज वगैरह है आप लोगों का सर? सर सब तो पहले तो तुसी ये गल नोट करो भी इसने खोते घोड़े ने इकट्ठा करता है। मुफ्त ये होने गया माई यूनिवर्सिटी ऑफ फ्री तालीम, मुफ्त जो माई यूनिवर्सिटी पहले इंग्लिश के लफ्ज आ गए दो, तो फ्री तालीम अगर उर्दू जोड़ देती इस नाल, इधर भी लगता उतला माला खाली है। और इस यूनिवर्सिटी में सुना है पढ़ा रहा है, तो पूरा प्रोग्रामर बना रहा है, 6 महीने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा रहा है, तो सारी लैंग्वेजेस सिखा रहा है, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ है दोनों सिखा रहा है, पाइथन सिखा रहा है, HTML जावास्क्रिप्ट CSS सारी लैंग्वेज पढ़ा रहा है। सर ये कैसे मुमकिन है? आप मुझे फिर आप भी इसमें नज़र डालें। ये तो बिल्कुल शाबाश तुमने ठीक कहा कि ऊपर का माला खाली है, तो खाली ही मुझे भी लगता है भाई। 6 महीने में एक्सेल सिखाया जाए तो MS एक्सेल नहीं ये सिखा पाएगा। मैं खुद शागिर्द बनता हूँ आज़ाद चाय वाले का, 6 महीने में मुझे सिर्फ MS एक्सेल सिखा के दिखाए, 6 महीने में नहीं सिखाया जा सकता यार। ये एक पूरा सब्जेक्ट है, जो BSc 4-4 सालों का 5-5 साल का डिग्री कर रहे हैं वो पूरा नहीं सीख पाते, प्रोग्रामिंग पूरी नहीं सीख पाते। बस अब मैं क्या कहूँ, पहले भी मैं रोशनी डाल चुका हूँ काफ़ी, अब मज़ीद मुझ में तो हिम्मत नहीं है। सर मैं सुना है पाइथन सिखांदा, पहले हफ्ते उन स्टूडेंट ਨੂੰ समझ ना आए, अगले हफ्ते असली पाइथन चा के लिया पाइथन चा लिया सर, और आधा पाइथन बेचूं ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम में ਤੁਹਾਡੇ वास्ते खेड नहीं है, ਤੁਸੀਂ पाइथन बेचना शुरू कर दो, मिलियनेयर बन जाओगे। सर आगे से बोल रहे हैं कि मेरी यूनिवर्सिटी हर घर में दस्तयाब है। सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जो हर घर में दस्तयाब है? और आगे से बोल रहे मेरे कोर्सेज देखने के बाद आप 2 हफ्ते के बाद इंटर्नशिप के काबिल हो जाओगे, ठीक ठाक आपकी समझ में बैठ जाएगा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो ठीक ठाक बैठ जाएगी? मतलब 6 महीने में ये पूरी प्रोग्रामिंग सिखा देगा और उसके बाद 2 हफ्ते में बंदा इंटर्नशिप के काबिल होगा। यकीन मानो अगले दिन मैं आया हूँ करीम पे, ये जो आजकल इन ड्राइव चल रही है, इन ड्राइव पे वो जो बेचारा चला रहा है ना इन ड्राइव, कोई आल्टो गाड़ी थी उसके पास शायद, उसने BSc किया हुआ है, 4 साल की उसके पास डिग्री है, उस बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही। ये पता नहीं कौन सी तालीम सिखा रहे हैं कि 2 हफ्ते में वो इंटर्नशिप दिलवा देंगे। नहीं सर आप समझे नहीं है, वो मैं ये बता रहा है बेसिकली आपको बताना चाह रहे हैं कि 2 हफ्ते में आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप इंटर्नशिप के काबिल हो जाएंगे, 3रे हफ्ते आप इंटर्नशिप करेंगे, 4थे हफ्ते में आप नाता खान के पुल के नीचे बैठे होंगे। अच्छा सर, ये तो हो गया। अभी हम लोगों ने जब पुरानी वीडियोस बनाई हैं तो शाहिद अनवर के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की। अब शाहिद अनवर का पॉइंट ऑफ व्यू सब समझते हैं कि वो देखें सही बात है, अगर उन्होंने पैसा कमा ली तो ठीक है, पर वो इंसल्ट करते हैं गरीबों के आगे, तो हम लोगों ने उसको भी कवर किया। उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एतराज़ किया, तनकीद की
सर अब इसके ऊपर भी थोड़ा व्यूअर्स को क्लियर करें। एक तो लोगों के भी फिर मुझे समझ नहीं आती कि हर चीज़ को तनकीद का निशाना बना लेते हैं। पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ शायद अनवर को कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेसमैन है, अच्छा बिज़नेस किया, ठीक है, लेकिन लोगों को क्या फ़ायदा दे रहा है? लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, बस अपनी व्यूअरशिप हासिल कर रहा है। और सबसे बड़ा जो है हम इख्तलाफ इंसानियत की इंतहाई तस्लील करता है, हद से ज़्यादा तस्लील। और बंदा इससे पूछो भाई इतने भी तुम अमीर नहीं हुए, जिस मुल्क में तुम बैठे हो ना वहाँ की मलका बरतानिया तेरे जैसे तो नौकर भी ना रखे, और तू जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहा, कितना तुम अमीर हो गया है। एलन मस्क के सामने तुम क्या चीज़ हो? या तो तुम कहो ना दुनिया का अमीर तरीन आदमी मैं हूँ और अगले 100 साल मुझे कोई क्रॉस नहीं कर सकता, फिर तो समझ में आती है। अपनी हैसियत के लोगों में अगर तुम जाके देखो तो तुम भी कुछ नहीं हो, उनके नौकर ही हो जस्ट। अरे वो घड़ी देख रहे हो तुम लोग, तो काम पे हो बगैर। तो ये देखो रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई है मैंने, रोलेक्स की। ये वॉच मैंने $200,000 के लिया पिछले हफ्ते कबाड़ खाने से। तुम सारी ज़िंदगी बगैर तो काम भी करो तो तुम $200,000 की वॉच अफोर्ड नहीं कर सकते। वाकई जो बात है ये इंसानियत की तस्लील करता है, जो इसे नहीं करना चाहिए। अब ये क्या बात हुई है? बगैरतों गरीबों की तो इसने इज्जत ही ख़त्म कर दी बिल्कुल। कहते हैं गरीब बगैरत होता है, इसका क्या मतलब है? अब एक गरीब बंदा जो मेहनत मजदूरी करके अपनी कमाई करके मुश्किल से अपना घर चला रहा है, क्या वो बगैरत है? गरीब बेगैरत होता है, इसका मतलब तो शायद अनवर से ही पूछना चाहिए कि तुम्हारा बाप क्या था? सारी ज़िंदगी बेगैरत ही रहा है, फिर क्यों नहीं अमीर हुआ? तुम्हें पैदा किया, तुम बड़ा हो गया, तुम ये हो गया, वो तो बेचारा गरीब ही रहा, मतलब सारी ज़िंदगी वो बेगैरत रहा है। अब तुमने कमाया है ना, तुम अमीर हुए हो, बाप तो तेरा अब भी गरीब है, क्या बाप तेरा बेगैरत है? इसका जवाब तुम खुद ही दे दो। अच्छा अब्बे को तो छोड़ो ना, बाप तो तुम्हारा बेगैरत था, गरीब जो था बेचारा, ठीक है, तुम अमीर हो गए हो। मैं तो समझता हूँ मार्क ज़करबर्ग तुझे अपने कुत्ते नहलाने पे भी ना रखे, ठीक है, या एलन मस्क, उसके सामने तुम क्या चीज़ हो? तुम भी बेगैरत ही हो, फिर तुम भी गरीब हो। एलन मस्क तो तुझे अमीर नहीं समझता, मार्क ज़करबर्ग तो नहीं समझता, इसके अलावा और कितने लोग हैं जो तुझे अमीर नहीं समझते। भाई तुम भी गरीब ही हो, फिर तो तुम भी बेगैरत हो। बड़े अफसोस की बात है यार, इस तरह तो हर बंदा किसी न किसी के लिए गरीब ही है, कोई ना कोई तो किसी के ना ऊपर है ही, तो उसके नीचे वाला क्या गरीब है? तो वो बेगैरत है। इस तरह जैसे आप बता रहे हैं एलन मस्क के लिए, तो ये भी बेगैरत है, फिर एलन मस्क के ऊपर ही है, एलन मस्क से ज़्यादा अमीर है, तो ये एलन मस्क के लिए गरीब है, तो ये बेगैरत है। जी शहबाज, तुम ये एलोन मस्क की क्या बात कर रहे हो? एलोन मस्क के सामने शाहिद अनवर गरीब है, ये तो हमारे जरदारी के सामने भी गरीब है, जफर फैज़ कपी के सामने गरीब है, ये क्या बात करो, हमारे पॉलिटिशियन के नवाज शरीफ के सामने गरीब है ये। जी सर, बिल्कुल ऐसे तो इतने नाम है पाकिस्तान के, मैं आपको गिनाता जाऊँ तो ख़त्म ना हो। इन सब के सामने तो फिर ये बेगैरत निकला। जैसे मियाँ मोहम्मद मंशा साहब आप कर लें, और एक वो हैं माई बॉय मलिक रियाज साहब, हमारी फील्ड के हैं, उनके सामने तो ये बेगैरत तरीन इंसान है। और सर कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो मैं लेना नहीं चाहता, नहीं तो काला डाला आ जाएगा, उनके सामने ये बेगैरत ही है। नहीं, ये बात वाकई हकीकत है। इंसानियत की इंतहाई तस्लील कर रहा है ये शख्स वहाँ बैठा, कौन सी ये मोटिवेशन है? अच्छा फिर कहता है मैंने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ा। और तू अंग्रेज़ है या तू मुसलमान है? पाकिस्तान से तू गया हुआ है, असाइलम तुमने लिया है, और अब तुम मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ा। एक दिन कुरान पाक उठा के तो पता नहीं क्या बोल रहा है। तुम्हें इस्लाम का कुछ पता है? ठीक है, नबी पाक तो फरमा रहे हैं कि अगर तुम मालदार हो तो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तेदारों का तुम्हारे ऊपर हक है, उनका ख्याल करो। और तुम कहते हो मैंने सब रिश्तेदारों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, मैं कॉल नहीं उठाता। और तू कब्र में ले के जाएगा पैसा? तुम अपने रिश्तेदारों को फैसिलिटेट कर, अपने इलाके को फैसिलिटेट कर, ताकि तुम्हें भी लोग बेगैरत ना कहें। तुम्हारा आधा और आधे से ज़्यादा गांव तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें बेगैरत कह रहे होते हैं, और तुम सोशल मीडिया पे अजीब ही एक धुन लगा के बैठे हो। अच्छा सर, इसी तरह हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे, तो उसमें तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने काफ़ी ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की थी और आपने उनके हक में बोला था, लेकिन फिर लोग उसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। सर इसकी क्या वजह है? यार असल में बात ये है, हमारा जो कारोबार है ना ये प्रॉपर्टी का है, और एक हमारा कारोबारी चैनल है, प्लस इसमें अभी हमने ये जो कॉमेडी शो, अपना फैमिली कॉमेडी शो शुरू किया हुआ है। इस्लामी चैनल है नहीं, मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा। देखो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से जितना मैं मुतासर हुआ वो मैंने बयान किया था। उसमें भी मुझे तो पता नहीं था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी कुछ हैं या नहीं हैं।
ये तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त है शाहिद पहले शाहिद सुनता था मौलाना तारक जमील की तकरीरें। अच्छा, उससे मुझे भी आदत पड़ गई, वो मैंने सुनी तो नमाज शुरू की। अच्छा, फिर एक दिन शायद मिला तो मैंने कहा कोई लेटेस्ट लेक्चर तुम्हारे पास हैं अगर मौलाना तारक जमील साहब के, तो कोई सेंड करना मुझे। वो कह रहा तारक जमील साहब को आप छोड़ें, ये एक और मर्द मुजाहिद मार्केट में आया हुआ है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इसको ज़रा सर्च कर लो यूट्यूब से और इसको सुनो। अच्छा, जैसे ही मैंने सर्च किया तो पहला लेक्चर ही उनका जो मेरे सामने आया वो दाढ़ी के मुतल्लिक़ था, जिसका फ़ौरन मुझ पे असर हुआ और मैंने दाढ़ी रख ली। हालांकि मिर्ज़ा साहब मेरे गांव वाले भी हैं, आपको पता है या नहीं, मैं भी जेलम से हूँ, वो भी जेलम से हैं, लेकिन कभी मैं फ़िज़िकली उनके पास नहीं गया। हालांकि शायद जंग से कई दफ़ा चक्कर लगा चुका है, ये बदकिस्मती है। चले मुलाकात कभी उनसे कर लेंगे। तो ये तो एक दो पॉजिटिव साइंस थे, एक नमाज और एक दाढ़ी जो मैंने बयान किया है। इसके अलावा जो तनकीद कर रहे हैं अब वो जानबूझ के छेड़ रहे हैं कि हम उस चीज़ पे बोलें, लेकिन हमारा मजहबी चैनल ही नहीं है, ना ही हम कोई आलिम हैं, ना हम मुफ्ती हैं, हमारा एक कारोबारी चैनल है, हम उसको उसी तरतीब से लेके चलना चाह रहे हैं। सर मेरा ख्याल है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उन्हें ज़माने च होना ही ना चाहिए, इन्हों तो खिलाफत उस्मानिया के ज़माने च होना चाहिए। सारे तनकीद करके तलवारा चक गर्दना टुकी जाते, जेड़ा गाँव टोका सट्टी जाते पर। सर एक बात है कि वो इनसे बहुत से उलमा ने उनको बोला है कि हमारे साथ मुनाजरा करें, लेकिन वो मुनाजरा नहीं करते। आज जहाँ तक ये तुम्हारी बात है, बात वाकई मुनाजरा, देखो मुनाजरे का कोई हल निकलता नहीं है। आज तक काफ़ी मुनाजरे हुए हैं, कई मसलक कई फ़िरक़ों ने आपस में मुनाजरे किए हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। और इसको बड़ी अच्छी तरह इंजीनियर साहब ने ख़ुद भी डिफ़ाइन किया है कि मुनाजरा हो भी जाए तो उसका कोई हल निकलना ही नहीं है, और ना इससे पहले कोई निकला है। जैसे अभी वो मुफ्ती साहब थे तारक मसूद साहब, वो भी वहाँ पहुँचे हैं जेलम, लेकिन अब जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की राय है कि इन्फॉर्म नहीं किया गया। इतना तो था कि आना है, लेकिन आने से पहले नहीं बताया गया, अचानक वहाँ पहुँच के वीडियो बना दी गई। तो वैसे तो वो भी कह रहे थे मैं मिलना चाह रहा हूँ। तो इसमें मुनाजरे का मैं भी यही कहता हूँ कि मुनाजरे का कोई हल नहीं है। हाँ, अब जो इल्मी बातें वो करते हैं, जो मैंने अपने तौर पर रिसर्च किया है, जो हदीस उन्होंने बताई है, वो हदीस की किताब में हदीस मिली है और सेम उसी तरह मिली है जिस तरह उन्होंने बयान की है। बाकी जो छोटे छोटे मसले हैं, खैर मेरा अपना नॉलेज उस मामले में कम है, मैं अभी तक नहीं पढ़ता। हाँ, जब मैं सीख जाऊँगा मज़हब को सही से तो फिर मैं अपना कोई कमेंट दे पाऊँगा इस पर। हाँ, फाइनली जो है ना मिर्ज़ा साहब के बारे में मैं जस्ट इतना कहूँगा कि जितना इस दीन को उलमा ने मुश्किल बनाया हुआ था, इंजीनियर साहब की वीडियोस देखने के बाद, उस चीज़ पे तहकीक खुद फिज़िकली तहकीक करने के बाद, हदीसें देखने के बाद ये पता चलता है कि दीन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल करके दिखाया जाता है। उस वजह से, मुश्किलात की वजह से लोग नमाज भी नहीं पढ़ रहे और काफ़ी जो है ना अच्छाई के कामों में भी हिस्सा नहीं ले रहे होते। अगर वीडियो देखें, उसको रिसर्च करें, उस पर ख़ुद फिज़िकली उस हदीस को ढूंढने पड़े जो इंजीनियर साहब बता रहे हैं, तो फिर पता चलता है कि हमारा दीन बहुत ही आसान है, हमें मुश्किल करके दिखाया जा रहा था। अच्छा सर, इसके बाद फिर हम लोगों ने एक लेटेस्ट जो हमारी वीडियो है शाहिद जट वाली, जो हम लोगों ने जिनको इनवाइट किया था, काफ़ी लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि वो बोल रहे हैं यार आप लोगों ने इतनी एब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की है, किस तरह का फैमिली शो है ये, बंदा फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकता। तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि उस पर हम लोगों ने ऐसी कोई गालियाँ वगैरह नहीं दी, वो जस्ट एक साउंड इफ़ेक्ट लगा हुआ था और हम लोगों ने कोई उसके अंदर गाली गलोच नहीं की। तो ये भी हम सर से थोड़ा सा फिर भी आप क्लियर सर आपको कर देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो जस्ट हम लोगों ने एक फ़न के लिए वीडियो बनाई थी ताकि कॉमेडी हो सके थोड़ी सी। अच्छा, शाहिद जट की जहाँ तक बात है ना, जो एक सेगमेंट हमारा शाहिद जट पे बना है, उस पे ना तो हमने शाहिद जट को ज़ाती तौर पे डिग्रेड किया है, ना कोई गालम गलोच थी, अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ नहीं हुई जिसके अंदर, ना हमने पुलिस को डिग्रेड किया है और ना ही हमने किसी और को डिग्रेड किया। हमारा मेन पॉइंट ये था कि ये जो 10,000 का मोबाइल लेते हैं, 3,000 का माइक लेते हैं और यूट्यूबर्स उसी दिन उन्होंने चैनल बनाया हुआ होता है, या हफ्ता महीना पहले चैनल बनाया होता है और वो माइक लेके रोड्स पे निकल जाते हैं और हर बंदे को तंग और परेशान कर रहे होते हैं। हमारा मेन पॉइंट वो ये था और गवर्नमेंट को हम दिखा रहे थे कि इन लोगों पे भी कोई रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए, कोई ना कोई अहकामात इनके लिए भी लागू करें, कोई रूल एंड रेगुलेशन नाफिज करें कि चैनल बनाए, कोई न्यूज़ चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल, तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन उन पे लगती हैं, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, फिर कहाँ तक
उनके पास जो है अथॉरिटीज़ हैं, कहाँ वो जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते, हम तो रोशनी इस चीज़ पे डाल रहे थे। फिर दूसरा हम अप्रिशिएट कर रहे थे आईजी पंजाब साहब को कि एक बंदा पब्लिक में आईजी पंजाब साहब को बड़ी गंदी गालियाँ दे रहा है और आईजी पंजाब साहब ने उसको डिफेंड भी किया और उसकी बीमारी को समझा, उसको सीने से लगाया, उसका ट्रीटमेंट भी करवाया और उसको आई थिंक कोई अवार्ड भी दिया है आईजी पंजाब साहब को। तो यहाँ पे अवार्ड दिया है आईजी पंजाब साहब ने, आप वीडियो एक देखें, उसमें अवार्ड दिया है शाहिद जट को। तो वहाँ पे तो हमने आईजी पंजाब साहब को अप्रिशिएट किया है। जब आईजी पंजाब साहब को अप्रिशिएट किया तो अफर्मेटिवली पंजाब पुलिस को अप्रिशिएट किया, ठीक है। तो इस पे आई थिंक कोई तनकीद बननी नहीं चाहिए, अगर किसी ने किया है तो उसकी मर्ज़ी। फिर जी सर, जिस तरह पिछली कचहरी मैं शायद जज बने वासी तो मैं वीडियो काफ़ी लोगों ने वेखे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे, तू गालियाँ दे रहा, तू ये कर रहा, तू वो कर रहा। तो मैं उन्हें दसना चाहना भी गाली मैं नहीं दी पूरी, मैं कह रहा तेरी बहन, अगे फिर मुँह ला कहता तेरी बहन मेरी बहन, ये कह रहा था। और आगे जाए साउंड ला देता, साढ़े जो वीडियो एडिटर है जैन साहब, उन्हें साउंड लगा देते बीप सेंसर, तो ऐसा फील होता कि मैं गाली दे रहा हूँ। वो गाली नहीं दे रहा था दरअसल मैं। सर लोग ये भी कह रहे थे जो उसमें आपने रिपोर्टर बिठाया था, कोई थर्ड क्लास रिपोर्टर बिठाया हुआ जो शाहिद जट को ये सवाल जवाब कर रहा था जो उससे। नहीं, थर्ड क्लास रिपोर्टर नहीं था, असल में ये हमारे होस्ट साहब ही उस दिन रिपोर्टर थे। बस उस दिन गेटअप भी ऐसा था, रिपोर्टर ऐसे ही उनको शो करना था जैसे रोड पे रिपोर्टर टी शर्ट पहन के घूम रहा होता है। तो यार थर्ड क्लास तो ना कहो होस्ट साहब को। जी सर, एक कमेंट ये भी आया हुआ था कि हैंगर पे ना शर्ट लटकाई हुई है रिपोर्टर को देख के। जी सारे इतने मजाही है लोग ना सच्ची, तो सारा इतनी तफरीक कर रहा है कमेंट सेक्शन में। एक दिन फेसबुक पे मैं कमेंट पढ़ रहा, कोई कह रहा है कबर तो लोटा फेरे होता है शक्ल थी। जी सर, मैं भी कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें एक बंदे ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। कहता है कि होस्ट हमारा ना बिल्कुल ना सुत्ती हुई बिल्ली आ रही। इंतहाई कोई ठंडी जुगत मारी है। खैर तुम लोगों को क्या। अच्छा सर, क्या शाहिद जट ने वाकई शराब पी भी थी? नहीं, उसने नेस्ले का पानी पिया हुआ था यार। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं लगता कि शराब पी हुई थी शाहिद जट ने, क्योंकि जो सिम्पटम्स हैं वो शराब वाले नहीं थे। अगर आंखों को देखा जाए या उसका बॉडी लैंग्वेज देखी जाए तो वो इसी तरह की थी जिस तरह एक साइको पेशेंट होता है। शराब वाले सिम्पटम्स मुझे तो नहीं लग रहे थे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जी सर, वाकई मुझे शराब वाले नहीं लग रहे थे, वो मुझे भंग वाले लग रहे थे। सर एक कमेंट मैं पढ़ रहा था होस्ट साहब के बारे में, तो उस बंदे ने बड़ा मजाकिया कमेंट किया, कह रहा था कि आपके होस्ट के अंदर आयरन की कमी है, इसको नेस्ले बुनियाद पिलाओ। बात साहब ये मजाक भी लेने वाली गल नहीं है, सीरियस गल कर रहा है। सेहत ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ कोई डॉक्टर होना उसने ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ जैसे कि गैरत दी, शर्म दी, नूर दी। यार शहबाज, इसको कौन सी नूर की कमी है, नूर की या फिर नूर फातिमा की? चेहरे दी नूर दी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਦਾ 12 ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ लगी हुई थी शक्ल ਤੇ बूथी ते लाइट लगा दी है हमने इसको ब्राइट करने के लिए, लेकिन ऐसे लग रहा है इसको कफन पहनाया। सर इधर इतनी लाइटां नहीं, इतनी रोशनी है, बेजा लगदा सी अंधेरे ही बैठे वहां। कसम ऐसी फील आ रही है घर च चमगादड़ छांदे पे। अच्छा सर, ये लोग तो ऐसी चवलें मारते रहेंगे, इनके पास काम धंधा तो है नहीं, यहाँ पे आके बैठ जाते हैं वेलों की तरह। आप मुझे ये बताएं, फ़ाइल और प्लॉट इन दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि हमसे फ़ाइल ख़रीद लो, हमने फ़ाइल अपनी सेल कर दी, इतने की फ़ाइल चली गई, फ़ाइल परचेज़ कर ली। तो लोग ये क्यों नहीं कहते कि प्लॉट ख़रीद लो या प्लॉट परचेज़ कर लिया, हम लोगों ने प्लॉट सेल कर दिया? तो ये इनका डिफरेंस मुझे जानना था प्लॉट और फ़ाइल के बीच में। देखो वहाँ में एक प्लाट जो है ना, प्लाट वो होता है जो आपका फ़िज़िकली एग्जिस्ट करता हो, फ़िज़िकली आपकी ज़मीन बिक रही हो, ज़मीन का टुकड़ा बिक रहा हो, तो उसको कहते हैं प्लाट। अब फ़ाइल क्या है? फ़ाइल असल में मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं। अब एक बंदा है फ़िज़िकली प्लाट वो नहीं ख़रीद सकता क्योंकि उसके रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो एक बिल्डर एक ज़मीन ख़रीद लेता है, उसको NOCs लेके सेल करना शुरू करता है। तो सबसे पहले वो बिल्डर आपको फ़ाइल्स दे रहा होता है, हर बंदे से डाउन पेमेंट लेके उसको एक फ़ाइल दे देता है। अच्छा, अब डाउन पेमेंट्स भी आ जाती हैं, इंस्टॉलमेंट भी मंथली आ रही होती हैं। तो अपने जो भी ड्यूज़ वगैरह होते हैं एक बिल्डर के, वो क्लियर करने के बाद वो डेवलपमेंट पे चला जाता है, डेवलपमेंट करता है, उसके बाद फिर पोजेसन देता है प्लाट का, जिसको कब्ज़ा कहा जाता है। जब पोजेसन मिल जाता है तो फिर वो प्लाट फिज़िकली एग्जिस्ट करता है, फिर फाइल का रोल ख़त्म हो जाता है।
उससे पहले जितनी भी ट्रेडिंग हो रही होती है वो फिज़िकली प्लाट की नहीं होती, जस्ट एक फ़ाइल की ट्रेडिंग हो रही होती है, फ़ाइल सेल एंड परचेज़ हो रही होती है। अच्छा, फ़ाइल दो तरह की होती है, एक बिलेटेड एक नॉन बिलेटेड। बिलेटेड और नॉन बिलेटेड में क्या फ़र्क है? जो बिल्डर डे फर्स्ट से प्लॉट आपको एलोकेट कर रहा है, उसके पास ज़मीन है, उसको उसने लेआउट तैयार कर लिया है, मैप बना लिया है, मैप के मुताबिक आपको प्लॉट नंबर एलोकेट हो गया है, ठीक है, तो उसको बिलेटेड कहते हैं। और एक बिल्डर है, उसने इनिशियली जो है सिर्फ आपको फ़ाइल दिया, ओपन फ़ाइल, उसके अंदर एलोकेशन लेटर नहीं है, आपको प्लॉट एलोकेट नहीं किया, बस पहले फाइलें तकसीम कर दी हैं। उसके बाद फिर जब डेवलपमेंट शुरू हुई है तो बिल्डर ने एक ऑप्शन दिया कि जो 50% पेमेंट कर देगा उसको मैं पोजीशन दे रहा, उसको मैं प्लॉट एलोकेट करके दे रहा हूँ, ठीक है, कि पोजीशन वाला एक अलग टॉपिक है, प्लॉट एलोकेट करके दे रहा हूँ। तो जो फिर 50% पेमेंट कंप्लीट करता जाता है, उसका प्लॉट एलोकेट होता जाता है, तो वो फिर अनबिलेटेड से बिलेटेड पे चली जाती हैं। तो मैं तो समझता हूँ अनबिलेटेड वाला तरीका थोड़ा सा सेफ़ नहीं है, अपनी मर्ज़ी की इन्वेंट्री नहीं मिलती। बिलेटेड में अपनी मर्ज़ी की एक इन्वेंट्री आपको मिल जाती है। अच्छा, जो पोजीशन वाला भी मैंने एक वो डिस्कस किया है, पोजीशन हर बिल्डर नहीं दे रहा 50% पेमेंट पे। ये सिर्फ जो है रूल वो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का है कि एक प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करते हैं, 4 साल का प्रोजेक्ट होता है, 2 साल अभी गुजरते हैं तो वो एक अनाउंस कर देते हैं कि 50% जो पेमेंट हमें दे देगा फ़ौरन, वो अपना पोजीशन ले ले, अपना कब्ज़ा ले ले और घर बना ले। तो अब जब फ़ाइल बिलेटेड हो जाती है, प्लॉट एलोकेट हो जाता है, पेमेंट्स कंप्लीट हो जाती है, पोजीशन मिल जाता है, तो प्लॉट एक फ़िज़िकली एग्जिस्ट करता है। अब उसकी कीमत इंतहाई बढ़ जाती है। अगर फ़ाइल एक बंदे ने ख़रीदी थी इनिशियली 20 लाख की, और जब उसको पोजीशन मिला है, प्लॉट ने फ़िज़िकली एग्जिस्ट किया है, तो वो ही फ़ाइल प्लॉट की शक्ल में 80 लाख उसकी वर्थ पहुंच जाती है। अच्छा सर, हमारे प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट में जो आप शेर सुनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आज भी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आज भी कोई शेर सुनाए हमें। हाँ बिल्कुल, वामिक शेर सुनो। आए थे बिन लिबास ज़माने में हम ज़हीन, आए थे बिन लिबास ज़माने में हम ज़हीन, एक कफन के वास्ते कितना सफ़र किया। वाह वाह वाह। सर, प्रॉपर्टी कचहरी में आपकी नसीहतें भी बड़ी पसंद की गई हैं, तो आज की नसीहत भी ज़रा हो जाए। जी, बात आज की नसीहत है, लैंड लॉर्ड्स ग्रो रिच इन देयर स्लीप। ठीक है, जब भी कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कहीं करता है, कोई बिज़नेस करता है, तो उसकी रातों की नींदें उड़ी होती हैं। रात दिन बिज़नेस की टेंशन होती है, बड़ी एक पैनिक लेके अपने बिज़नेस को हैंडल कर रहा होता है, चला रहा होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशन होती हैं। लेकिन वाहिद बिज़नेस, वाहिद इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी में ऐसी है जिसमें लैंडलॉर्ड रात को सोए हुए भी अमीर हो रहा होता है। तो आप लोग भी इस पे मशवरा करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और रात को सोए सोए आप भी अमीर होते जाएं। जी तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज का प्रॉपर्टी ओ भाई चुप कर। अगर तू नहा के आता ना तो इतनी लाइट ही नहीं लगानी पड़ती हमें, इतनी ज़्यादा तूने फुटेज खा ली है। तो नाज़रीन, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा प्रॉपर्टी कचहरी, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा पैगाम सब तक पहुँचे, हमारी वीडियो सब तक पहुँचे और आपको भी इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।